हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। और जैसा कि हम लोग मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में उत्तर भारत की विशाल मैदान के बारे में चर्चा करी थी। आज आज हम उसके जो डायमेंशंस होंगे वो थोड़ी सी चीजें देखेंगे और इसका निर्माण कैसे हुआ वो चीजें समझेंगे। कितने एरियाज में फैला हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना दायरा है वो समझेंगे। और इसकी जो चौड़ाई लंबाई वो चीजें पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके डायग्राम थोड़ा समझेंगे कैसा है। और इसके देखो ये कैसा हुआ है, एक निक्षेपात्मक मैदान के थ्रू हुआ है जो नदियों के द्वारा औषधियों के औषधिकरण के द्वारा निर्मित हुआ है। मैं इस पे चर्चा कर चुका था। सो देखो, आज हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ठीक है। और मेरे ड्रीम सक्सेस चैनल में सबको जुड़ना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करना है। सभी जगह पे ये चैनल पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो चीज लाखों में पेड फीस मिल रही है वो चीज में फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चैनल पे मेरे चल रही है। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करें। ओके। और जिन लोगों को अभी तैयारी करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और सर कितने पेपर्स होते हैं, कोई माइनस मार्किंग है या नहीं, और सर प्रीलिम्स में जीएस में क्या पेपर क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका पोर्शन रहता है, क्या इसके सब्जेक्ट रहते हैं, क्या सी सेट में सर कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, वो सारी चीजें मैं एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उस पर ढूंढें कि सर पैटर्न प्लस बुकलेट का मैंने सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उस पर देखें और सीखें। ओके। और समझें और तैयारी करना चाहते हैं तो जो चीज़ आपको पेड में मिल रहा है वो डेली बेसिस पे मेरे देख रहे हैं कि आप लिस्ट में मेरे डेली वीडियोस अपलोड होते हैं। और ऐसा कोई सेशन नहीं है जिसमें कि मैं कुछ बताऊं और आप लोगों को समझ में ना आए। अगर बाई चांस, देखो सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग रहती है सोचने समझने की, तो वो आपको किसी को समझ में आ सकता है, किसी को मेरा पढ़ाया नहीं आ सकता है। तो आप उस बेसिस पे आप देखें, मुझे कमेंट करें कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। बाकी मैंने अभी तक जितने भी कमेंट लोगों ने करे हैं वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं कि सर बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है वीडियो में। तो आप लोगों को अगर कोई लग रहा है कि सुधार करने की ज़रूरत है, सर हमें समझ में नहीं आता, तो आप मुझे बताएं, उस पर मैं सुधार करूँगा। और आपको इतने सारे पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, डेली बेसिस पे आप सीखें। बुकलेट ले लें, मैंने बुकलेट सारी बताई हैं, पूरी पी प्रीलिम्स को लेकर बताई हैं, एमपीपीएससी के मेंस को लेकर बताई हैं मैंने। और अपन बुक को पढ़ें, मेरा डेली बेसिस पे सेशन डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो देखें आप। और यहाँ नहीं कि मैं 50,000 फीस भरूँ, 50,000 लाख रुपए फीस नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग जिनको पढ़ना होता है तो देखो वो कुछ भी पढ़ लेते हैं, कोई सी भी परिस्थिति हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, लोग पढ़ लेते हैं। आपने अभी मनोज आईपीएस या 12th फेल की भी मूवी अभी रिलीज हुई है, वो एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आप, ऐसा नहीं है उनके पास भी पैसा नहीं था, वो भी पढ़े, वो भी आईपीएस बने। ठीक है। आपने वो मूवी, जिन लोगों ने भी नहीं देखी है वो मूवी देखें प्लीज, क्योंकि आपको उसमें मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेशनल मिलेगा कि हाँ, कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है हम पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हमारे पास, हमारी विपरीत स्थितियां हैं, फिर भी हम लोग उस पर मेहनत करेंगे। ठीक है। और हम वो जो हमें चाहिए उसको हम अचीव करेंगे। ये हमारी जो थॉट होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए हमारी। ये नहीं कि कुछ हमें घर से प्रेशराइज करा गया, किया गया कि भाई तुम लोग 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हो और पैसे इतने नहीं हैं, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, सबकी एक जैसी तो होती नहीं है। तो डेली बेसिस पे और आप सीखें, ये फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, तो आप उस पे सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है। आज हमारा होगा सेशन उत्तर भारत के विशाल मैदान को लेकर। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ, कितने एरियाज में फैला हुआ है, क्या इसकी लंबाई है। ठीक है। देखो इसका निर्माण देख लो कैसे हुआ है। मैं निर्माण की बात करूं उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ठीक है। तो निर्माण देख लो, पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी है। ठीक है। तो देखो, हमारा हिमालय कैसे बना, मैंने बता चुका हूं, मैं बताया हूं अपने सेशन जो मैंने प्रोवाइड करे हैं। जब जो हैरी हैश का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है,
तो उसमें उन्होंने बताया कि 2 प्लेटें थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। दोनों प्लेट आपस में टकराई। उनके बीच में जो अवसाद थे, इनके बीच में क्या था, अगर हम बात करें इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या था, एक बहुत बड़े भाग पे बीच में क्या था, टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर की जो तली थी, उसमें क्या हुआ, अवसाद जमा हुए और धीरे धीरे प्रोसेस करके वो बढ़ते गए। उनकी जो वलन प्रक्रिया जारी रही, संपीड़न बल के कारण वलन प्रक्रिया जारी हो गई, तो वो क्या धीरे 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 वो ऊंचाई में बढ़ते गए और वलन प्रक्रिया के थ्रू ही हमारा ट्रांस हिमालय, महान मध्य और शिवालिक हिमालय, जितने भी हमारे हिमालयाज हैं, वो उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो मैं ये बता चुका हूँ। और एक कोबर की भूषण नदी के सिद्धांत भी मैं बता चुका हूँ कि एक अंगारालैंड, गोंडवानालैंड के 2 भाग थे, बीच में भूषण नदी थी, जिनमें से संपीड़न बलकार किया, जो नदियां वो साथ अपने साथ मिलाई और टेथिस जो भूसन्न थी, तो उनकी तली में जमा होती गई और संपीड़न बल के कारण वलन प्रक्रिया जारी हुई, धीरे धीरे उनका निर्माण हुआ। तो मैं ये सारी प्रोसेस बता चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो देखें, तभी समझ में आएगा, ऐसे ओरल समझ में नहीं आता। ठीक है, सो हमारे ये हिमालय पर्वत है, समझ लो क्या ये हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत जस्ट ऐसे फोल्ड बन रहे थे, देखो, जैसे ये और ये है, और यहाँ से प्रेशराइज करा गया, यहाँ से प्रेशराइज करा गया, तो ये ऐसे फोल्ड बने, क्या बने, ऐसे फोल्ड से हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये क्या है, हमारे हिमालय पर्वत है, समझ में आई बात। और यहाँ पे देखो एक प्रायद्वीपीय पठार था, क्या था, प्रायद्वीपीय पठार की बात बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार भारत। ठीक है, सो देखो क्या है, जो हमारे जो हिमालय है, ठीक है, क्या ये हिमालय है, हमारा जो हिमालय है, हमारे हिमालय से ग्लेशियर हैं, बहुत सारे ग्लेशियर निकलते हैं वहां पे। तो वहां से देखो, ग्लेशियर क्या होते हैं कि बहुत बड़े एरियाज में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जिनसे कई नदियों को उद्गम होता है। ठीक है, सो यहाँ से देखो, जब ये ग्लेशियर पिघले, ठीक है, सो ये नदियां हैं, नदियां समझना, जब यहाँ से आई तो ये नदियां आई ऐसे ऐसे। ठीक है, ये नदियां आई, ये भी नदियां अपने साथ में क्या लाई, औसात लाई, क्या लाई है अपने साथ में, औसात, औसात लाती गई। औसात क्या होते हैं कि जो पत्थर, कंकड़, बजरी, ये सब औसात की गिनती में आते हैं। ठीक है, ये नदियां हैं। जब नदियां अपने साथ औसात लाई, तो यहाँ पे देखो, जहां पर 1000 मीटर के, कितने, 1000 मीटर के, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये बीच का एरिया, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार, इसको और बड़ा बना लो, बनाना है तो। ये क्या था, प्रायद्वीपीय पठार था। अब देखो, प्रायद्वीपीय पठार था, तो यहाँ से भी तो नदियां निकलेंगी, प्रायद्वीपीय पठार से भी तो नदियां निकली है ना, ये नदियां निकली हैं। तो यहाँ से भी नदियों को उद्गम हुआ, नदियां धीरे धीरे आई, ये आई नदियां, क्या आई, यहाँ से नदियां आई, ये भी अपने साथ में क्या लाई, औषधों, अ, बजरी, कंकड़, पत्थर, ये क्या लाई अपने साथ, ये भी नदियां क्या लाई, औसात लाई। ठीक है, जब ये औसात लाई आपस में, ये यहाँ से हिमालय पर्वत की जो नदियां निकल के आ रही हैं, ये अपने साथ औसात लेकर आई। ठीक है, ये वाला जो रीजन्स है, ये क्या लेके आई अपने साथ, औसात, ये क्या है, औसात है ये। औसातों की गिनती में क्या आती हैं, बजरी, कंकड़, पत्थर, ये अपने साथ में क्या लेके आई, औसातों को लेकर आई। ठीक है, ये नदियां भी सेम यही प्रोसेस करें, अपने साथ में क्या लाई, औसातों को लाई। ठीक है, ये औसातों को ला रही हैं, यहाँ पर लाई, ये भी क्या है, औसात है, क्या है, औसात है। ठीक है, अब जो ये गड्ढे थे, यहाँ पे देखना, ये जो गड्ढे थे, ये इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े गहराई थी इनकी, जिनको अगर हम मापने जाएं तो 1000 मीटर के समथिंग इनके ये बहुत गहरे गड्ढे थे। जब ये अवसाद आते गए, ये आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ठीक है, यहाँ प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां आ रही हैं, वो अवसादों को ला रही हैं, और जो हिमालय पर्वत से जो नदियां आ रही हैं, वो अपने साथ मिला रही हैं अवसादों को। ठीक है,
जब ये अवसादों को ला रही हैं, समझना बात को। यह इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ये हमारे से जो नदियां आपस में आ रही हैं, वो अवसाद लाई अपने साथ। जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां आ रही हैं, वो अपने साथ अवसादों को लाई। तो जो यहाँ है, ये वाला एरियाज है, जो हिमालय, जो 1000 मीटर के जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनमें क्या होते गए, अवसाद जमा होते गए। ठीक है, अवसाद ये जमा होते गए। जब अवसाद जमा होते गए तो ये क्या हो गया, सम, ये वाला एरिया क्या हो गया, समतल हो गया, मैदान के रूप में कन्वर्ट हो गया। सो इसी को बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसी को बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। और जो इसकी लंबाई है ये 3200 किलोमीटर। और जो यहाँ वाला एरिया है, ये सकरा है, कितना है ये, 150 किलोमीटर। और जो यहाँ वाला एरिया है, वो 300 किलोमीटर के समथिंग। समझ में आई बात। जो ये कैसा मैदान होगा बताओ, जब नदियों के द्वारा आया तो निक्षेपात्मक होगा ना, अपरदनात्मक। कैसा मैदान होगा, नदियों के निक्षेपण से बना ही है, तो निक्षेपात्मक होगा और अपरदनात्मक के रूप में आएगा। मैं इसके डायग्राम बनाऊंगा। तो अगर कोई पूछ दे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान किस प्रकार का मैदान है, तो निक्षेपात्मक मैदान है, नदियों के द्वारा है। कैसा है, निक्षेपात्मक, अपरदनात्मक, ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, नदियों के द्वारा निर्मित है ना, तो निपेक्षात्मक, निरपेक्षात्मक, कैसा है, निरपेक्षात्मक लिख लेना, निरपेक्षात्मक। ठीक है, ठीक है, निक्षेपात्मक भी लिख लोगे आप। क्या लिख लोगे, ठीक है, निक्षेता नि, क्या है, निक्षेपात्मक। इसको एला लिख, ऐसे लिख लेना, देखो, निक्षेपात्मक। क्या ये, निक्षेपात्मक, जो नदियों के द्वारा निर्मित होता है उसको निक्षेपात्मक बोलते हैं। ठीक है, और कैसा है ये, अपरदनात्मक। कैसा है ये, अपरदनात्मक, अपरदनात्मक। ठीक है, समझ में आई बात। सो ये प्रोसेस आपको शायद उत्तर भारत के विशाल मैदान की समझ में आई होगी। अभी हम इनके डायमेंशंस को समझेंगे कि क्या डायमेंशंस है। निर्माण की प्रोसेस मैंने बता दी है। अब अपरदनात्मक में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सर अपरदनात्मक बता दो। निक्षेपात्मक में कौन से पार्ट आते हैं, कौन सा मतलब ऐसे एरियाज है जो निपेक्षात्मक के अंतर्गत आते हैं और अपरदनात्मक के अंतर्गत आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। ये समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ठीक है, नहीं दिख रहा तो लो, देख लो आराम से। आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम इनके डायमेंशन देख लेते हैं कि वर्गीकरण कैसा है इसका। ठीक है, वो देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है। सो देखो इनके क्या क्या डायमेंशंस हैं वो देख लेना। क्या समझेंगे हम, डायमेंशंस को समझेंगे। ठीक। मैंने निर्माण की प्रोसेस बता ही दिया। निर्माण प्रचय की बात करूं, मैंने बता ही दिया निर्माण प्रचय के अंतर्गत। निर्माण में क्या, निक्षेपात्मक है और कैसा है, नदियों से अपरदनात्मक। नदियों के क्या है, अवसादों के जमाव के कारण हुआ इसका निर्माण। कितने हैं, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है। 300 मीटर क्या है, लंबाई है। ये कुछ चीजें लिख लेना आप। ठीक है। और क्या लिख लोगे, देखो इसका विस्तार लिख लो, लिखना है तो विस्तार में क्या लिखोगे, हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपी पठार के उत्तर में। कौन कौन से आ जाएंगे, पंजाब, असम, राजस्थान। ऐसे 2 4 एरिया से नाम लिख लेना, और लिखना है तो और लिख लो, देखो कौन कौन से हैं। ठीक है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल। हरियाणा भी लिख लो, पश्चिम बंगाल। ऐसे कुछ एरियाज के आप नाम लिख लेंगे। ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये है, समझ में आई बात। हिमालय के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में इसका विस्तार है। ये इसका परिचय वाला पोर्शन हो गया। ठीक है। ये निर्माण निरपेक्षात्मक अपरदनात्मक नदियों के साथ जवाब से 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विस्तार के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। 300 मतलब 300 मीटर इसकी क्या है, 300 किलोमीटर में लिखना, किलोमीटर में 300 किलोमीटर हो गए। ठीक है। 300 नहीं है ये, इसको 300 मत लिखना, 3200 लिख लेना, 3200 किलोमीटर। वहां भी थोड़ा करेक्शन कर लेना, 3200 किलोमीटर। ठीक है। 300 ये वाला एरियाज है, उत्तर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर है जो। ठीक है। समझ में आई बात। सो अब विस्तार लिख लेंगे ये वाला। अब देखो इसको वर्गीकरण की बात करें हम लोग, वर्गीकरण की, वर्गीकरण में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखो वर्गीकरण में 2 चीजें आएंगे। हाँ देखो, निरपेक्षात्मक में क्या आता है, अपरदनात्मक में क्या आता है, और वर्गीकरण में 2 पॉइंट और हैं, कौन कौन से देखो लिख लो। संरचनात्मक और प्रादेशिक विभाजन इसके अंतर्गत आएगा। कौन कौन से आएंगे, संरचनात्मक और प्रादेशिक। ठीक है। अब संरचनात्मक में देखो क्या आ जाएंगे, लिख लेना, तराई आ जाएगा, तराई। ठीक है। भावर, बांगर, खादर, डेल्टा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। प्रादेशिक में लिख ले, देखो
गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का। सिंधु सतलुज का लिख लो, सिंधु सतलुज का, ठीक है। सिंधु सतलज के अलावा आप क्या लिख लोगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का हो, सिंधु सतलज का हो गया। राजस्थान वाला एरिया आता है, राजस्थान, राजस्थान वाला हो गया। और कौन सा आता है देखो, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये सब मैदान है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। समझ में आई बात? ये क्या है, ये सब मैदान है, इनके साथ में सब में जोड़ देना। ये क्या है, सब मैदान है। क्या ये मैदान, लिख लेना इसको। ये संरचनात्मक तराई, भाबर, बांगर, खादर, डेल्टा प्रादेशिक में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु सतलुज का मैदान, और राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखो और कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें, अपर्दनात्मक लिख देना और निक्षेपात्मक लिख देना। तो इसकी हेडिंग लाइन क्या होगी हमारी, ठीक है, अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक। और लिख लो अपर्दनात्मक, और यहाँ पाएगा निक्षेपात्मक। अपतनात्मक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, निक्षेपात्मक के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं वो देख लो। और एक लास्ट का बचेगा क्या, रचनात्मक मैदान। इसमें क्या आएगा, संप्रदाय का मैदान, संप्रदाय। ये सब मैदान की बात कर रहे हैं अपरदनात्मक के अंतर्गत, संप्रदाय मैदान, ठीक है। लोइस का मैदान आता है, हवाओं के द्वारा जो होता है। अब देख लेना, नदियों के द्वारा ही होती है, सॉरी, नदियों के द्वारा निर्माण हुआ, क्योंकि हम नदियों में बात कर रहे हैं। संप्रदाय मैदान हो गया, लोइस का मैदान हो गया। और कौन से आते हैं, संप्रदाय, ठीक है, लोइस। एक मरुस्थल और कास्टोल लिख लेना, कौन से आएंगे, मरुस्थल और कास्ट का मैदान। ये सब किन के ये क्या है, मैदान है एक, ये याद रखना आप, मैदान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संप्रदाय मैदान, लोइस का मैदान, मरुस्थलीय मैदान, कास्ट का मैदान, ये अपर्दनात्मक के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, ये अपर्दनात्मक के अंतर्गत। लिख लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ, कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो लिखना, पहला संप्रदाय का मैदान, दूसरा मैदान लोइस का मैदान, तीसरा लिखोगे मरुस्थल का मैदान, और चौथा लिखोगे कास्ट का मैदान। निक्षेपात्मक में कौन कौन से आते हैं देखो, दो चीजें आती है निक्षेपात्मक में, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और डेल्टा लिख लेना। क्या लिख लोगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये डेल्टा वाला पोर्शन आता है, ठीक है। डेल्टा किसको बोलते हैं, जिसकी जो संरचना होती है वो नुकीली नुमा रहती है, ठीक है। वो डेल्टा के अंतर्गत जो नदियों के मुहाने पे बनते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। कुछ कुछ नदियां हमारी डेल्टा बनाती हैं, कुछ कुछ नदियां हमारी एस्चुरी बनाते हैं। जैसे हमारा नर्मदा, ताप्ती, माही, ये जो नदियां हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। और डेल्टा ही मतलब नुकीले नुमा संरचना आती, कभी कभी 2 नंबर में आपको पूछ देगा कि डेल्टा के बारे में बताओ, तो आप बताएंगे, समझ में आई बात। तो आप अपने क्या सीखा आपने आज, और एक पोर्शन और बचा है, थोड़ा सा जगह नहीं बची है, आप लिख लेना संरचनात्मक मैदान। इधर ये लास्ट वाला पोर्शन क्या लिखोगे, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, छठा नंबर लिख लेना। देखो छठा नंबर में लिखोगे तटीय मैदान। क्या लिखोगे, तटीय मैदान। तटीय मैदान के अंतर्गत क्या आता है, जिसको आप इस पे इसका नाम दोगे हेडिंग लाइन में, रचनात्मक। रचनात्मक में क्या आएगा, तो कोरोमंडल का तटीय मैदान, कोरोमंडल लिख लेना, मैं बोले दे रहा हूँ, कोरोमंडल का तटीय मैदान लिख लेना, कोरोमंडल का तटीय मैदान। कोरो इधर लिख लेना, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, छठवां यहाँ क्या लिखोगे, संरचनात्मक मैदान में आप लिखोगे कोरोमंडल का तट,
क्या लिखोगे? कोरोमंडल और तटीय मैदान, ये दो लिख लेना आप। कोरोमंडल का मैदान और तटीय मैदान, ये सबसे जो जो अपना छठा वाला पॉइंट आएगा ना कोरोमंडल रचनात्मक में, तो ये कोरोमंडल का और तटीय मैदान होगा। तो एक बार मैं ओवरऑल सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। आप कहीं अगर आपका लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान की पूरी प्रोसेस है, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। पहला आप परिचय बताओगे तो निक्षेपात्मक अपरदनात्मक रूप में नदियों के अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार के अंतर्गत आ जाएगा। 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विस्तार इसका बता दोगे हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीप पठार के उत्तर में, ठीक है। और इसके अंतर्गत आता है पंजाब, असम, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो ये रचनात्मक के अंतर्गत आता है। प्रदेश के अंतर्गत देखो रचनात्मक में क्या आता है, तराई, भावर, बांगर, खादर, डेल्टा, ये सब संरचनात्मक मैदान के अंतर्गत आते हैं। अगर हम प्रादेशिक की बात करें तो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आते हैं। अपर्दनात्मक क्या होती है, संप्रदाय मैदान, लोएस का मैदान, मरुस्थल का मैदान, कास्ट का मैदान, ये किस में आते हैं, अपर्दनात्मक के अंतर्गत आते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। निक्षेपात्मक में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और डेल्टा के अंतर्गत आता है। और हम बोले रचनात्मक में तो क्या बोलेंगे, कोरोमंडल का जो कोरोमंडल मैदान और एक तटीय मैदान, ये दो चीजें आप लिख लेना कोरोमंडल का रचनात्मक के अंतर्गत, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान की मैंने सारी प्रोसेस बता दी, कैसे निर्माण हुआ। जब यहाँ हिमालय था, यहाँ यहाँ प्रायद्वीपीय पठार था, बीच में बहुत बड़ा समतल, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे जो 1000 मीटर की गहराई इनकी हुआ करती थी। जब नदियां अपने साथ अवसाद लाई, हिमालय पर्वत की जो नदियां निकली और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां निकली, आपस में जब ये गड्ढों को क्या हुई, 1000 जो मीटर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, इतने गहरे थे, 1000 मीटर बहुत बड़ी गहराई कहलाती है, ठीक है। इतने गड्ढे थे, इन नदियों ने क्या किया, बहुत अवसाद लाई अपने साथ में और धीरे धीरे इनको डिपोजिट कर दी गई, भरती गई, और धीरे धीरे एक बड़े सा समतल सा मैदान हुआ जिसको हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। हम डेली बेसिस पे परिचय की कल बात और कर लेंगे, विस्तार की बात और कर लेंगे, फिर हम वर्गीकरण की बात करेंगे, इसके अंतर्गत क्या लिखना है, सर ये क्या होते हैं, प्रदेशिक क्या होते हैं, अपरदनात्मक क्या कैसे लिखना, निक्षेपात्मक में क्या लिखना, रचनात्मक में क्या लिखना, वो सारी चीजें मैं कल के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एंड डेली बेसिस पे मैं ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हाँ पॉलिटी और इकोनॉमी, जो भी अपने एमपीपीएससी के 6 पेपर है वो मैं सारे प्रोवाइड करूंगा। अभी तो मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। आप अपने लोगों को शेयर करें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, जिसके जो सपने हैं पूरे करें। कोई बात नहीं, पैसे जिसके पास हैं तो वो भी तैयारी करेगा, जिसके पास नहीं है वो भी तैयारी करेगा। बस ये नहीं होना चाहिए कि पैसों की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास इतनी फीस नहीं है कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ एमपीपीएससी। बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास नहीं है पैसे। सो जिसको करना होता है वो कहीं से भी कुछ कर लेता है। सो देखो, जैसे कि अभी मैंने शुरू में बताया था कि मनोज शर्मा की क्या स्टोरी रही है। जिस लाइब्रेरी में बंदा पढ़ता था उसी लाइब्रेरी में वो अपना घर का जुगाड़ कर लिया, उसी लाइब्रेरी से उसने बुक्स सारी चीजें पढ़ ली और उधर से जो पैसे मिलते थे उसमें से वो पैसों का खर्च चलाया और सारी चीजें अच्छे से मेहनत करी और जाके आज वो सिलेक्शन पे हुआ, आईपीएस बना, ठीक है। सो जिसको करना होता है तो वो कहीं से भी कर लेता है, एक्सक्यूजेस बहाने नहीं बनाता है कि मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। जिसको करना है तो करता है, जिसको नहीं करना वो सारी चीजें सारी फैसिलिटी अवेलेबल होने के बाद भी नहीं कर पाता, ठीक है। सो आपको आई होप ये सेशन समझ में आया होगा। अगर ये सेशन समझ में आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लोगों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं डेली बेसिस पे ऐसे सेशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।